कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बड़े भाई साहब इस पाठ का तीसरा भाग हम आज देखेंगे। फिर से सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा देने के बाद संयोग ऐसा हुआ कि लेखक पास हुए और उनके भाई साहब जो है वो फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की, लेखक कह रहे हैं, पर न जाने कैसे कक्षा में पहला आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। अचरज का अर्थ है आश्चर्य। मुझे खुद को आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, बहुत मेहनत की थी भाई साहब ने। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। यानी कि उनका चेहरा जो है वो उतर गया था, नाराज़ हो गए थे वो, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, यानी कि रिज़ल्ट सुनाया गया, तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। लेखक कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब भी रोने लगे थे और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई और लेखक पास हुए थे, उनकी खुशी बिल्कुल आधी हो गई। मैं फेल हो गया होता तो भाई साहब को कितना दुख न होता। मैं फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई के बीच में अब केवल एक दर्जे का, यानी कि एक कक्षा का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। उदित होना का अर्थ है निर्माण होना, कुटिल का अर्थ है बुरा। कुटिल भावना, एक बुरी भावना जो है वो लेखक के मन में पैदा हुई और लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था इस समय कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे, किस आधार पर मुझे डांटेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। ये जो विचार है बार बार मेरे मन में आ रहा था, इसलिए मैंने इस विचार को बलपूर्वक मन से निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। लेखक मन ही मन में सोच रहे हैं कि मुझे डांटते हैं मेरे बड़े भाई साहब, लेकिन इसकी वजह से ही मैं अभ्यास करता हूँ और इसकी वजह से ही मैं पास अच्छी तरह से, अच्छे नंबरों से हो रहा हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। नरम यानी कि वो लेखक को बिल्कुल डांटते नहीं थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। कई बार डांटने का अवसर आया था, समय आया था, मौका आया था, लेकिन डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उनकी सहिष्णुता, उनके दया भाव का योग्य, अनुचित का अर्थ है योग्य, योग्य लाभ जो है वो लेखक उठाने लगे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के
डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। अब ऐसा हुआ था भाई साहब, फेल होने की वजह से और ये लेखक पास होने की वजह से बड़े भाई साहब बिल्कुल नरम पड़ गए थे। वो कभी बोलने के मूड में नहीं थे। जब भी उनको डांटने का मौका मिलता था तो वो बिल्कुल डांटते नहीं थे। तभी लेखक को ऐसा लगा कि मैं ऐसे पास हो जाऊंगा, पढूँ ना पढूँ, मेरा तकदीर जो है वो बलवान है। मेरा नसीब, तकदीर का अर्थ है नसीब, मेरा नसीब बलवान है। इसलिए भाई साहब से डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी अब बंद हुआ। ऐसा लेखक कहते हैं कि अब भाई साहब के नरम पढ़ने के कारण मैं पढ़ने लिखने में बिल्कुल पीछे रह गया। मैं अब नहीं करता था। मुझे कन कौवे उड़ाने का शौक पैदा हो गया था। कन कौवे का अर्थ है पतंग। लेखक कह रहे हैं कि मुझे पतंग उड़ाने का शौक जो है वो पैदा हो गया और अब सारा समय मैं पतंगबाजी की भेंट होता था। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं हर रोज़ पतंगबाजी करने लगता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, यानी कि भाई साहब का आदर करता था और उनकी नज़र बचाकर मैं क्या करता था, पतंग उड़ाता था, कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। बिल्कुल गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं होना चाहिए। इस तरीके से लेखक काम करते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग की जो टूर्नामेंट है उसमें हिस्सा लेना, ये बिल्कुल बड़े भाई साहब के पीठ पीछे लेखक कर रहे थे ऐसे उद्योग जो उनको अच्छे लगते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह न कर देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि भाई साहब को मैं बिल्कुल संदेह न आने देना चाहता था कि उनका सम्मान जो है, उनका लिहाज जो है, मैं मेरी नज़रों से कम नहीं होने देना चाहता। इसलिए मैं गुप्त तरीके से खेल खेलता था, कनकौवे उड़ाता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा यानी कि पतंग उड़ाने के लिए, लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। मैं पतंग उड़ाने के लिए क्या करता था, आकाश में पतंग को देखता था और उसको उड़ाने की कोशिश करता था। आसमान की ओर मेरी नज़र थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाशगामी पथिक यानी पतंग की ओर। आकाश में जो विहार कर रहा पथिक, पथिक का अर्थ है आकाश मार्ग पर चलने वाला जो पतंग है उसकी ओर लेखक का ध्यान था, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मंद गति से वो पतन की ओर, यानी कि अब वो उड़ते उड़ते वो नीचे की ओर आ रहा था, जमीन की ओर आ रहा था, पतन की ओर आ रहा था। मानो कोई आत्मा पतंग टूटने के बाद, पतंग जो है वो धीमे धीमे गति से वो नीचे आने लगता है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से, विरक्त यानी कि एकदम दुखी मन से, विरक्त होकर, विरक्त मन से, नाराज मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रहा हो।
बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। जो बच्चे होते हैं, जब भी पतंग टूटने लगता है तो बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए भाग दौड़ करते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो उसका ज़मीन पर स्वागत करने के लिए जैसे वो दौड़े आ रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। आगे पीछे क्या होगा इसकी खबर नहीं थी बच्चों को। बच्चे तो बच्चे होते हैं और वो पतंग उड़ाते हैं, और आगे क्या होगा ये बिल्कुल उनको खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सभी बच्चों को ऐसा लगता था कि पतंग के साथ हम उड़ रहे हैं। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। बिल्कुल बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हम आकाश में ही उड़ रहे हैं। ऐसा अनुभव जो है वो बच्चों को हो रहा था। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, यानी कि उसी समय बड़े भाई साहब से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ होने के बाद भाई साहब जो है वो मुठभेड़ होना यानी कि भाई साहब से भेंट हो गई वहाँ पर। और भाई साहब जो है, भाई साहब जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, यानी कि क्रोधित होकर बोले। उग्र भाव से यानी अर्थ है क्रोधित होकर बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? धेला जो होता है पैसे से उसका मूल्य जो है वो कम होता है, यानी कि पैसे से थोड़ा कम मूल्य होता है। जैसे हम रुपया पैसा बोलते हैं वैसा धेला भी बोलते थे। तो उस जमाने में धेला कहते थे पैसे को। उग्र भाव से वो क्रोधित होकर बोले कि अरे इन बाजारी लौंडों के साथ तुम पतंग खेल रहे हो, ये धेले के कनकौवे यानी कि ये धेले के पतंग जो है उसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसा बड़े भाई साहब ने लेखक को कहा। तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझे केवल मुझसे एक दर्जा नीचे हो। लेखक के बड़े भाई साहब ने कहा कि तुम्हें लिहाज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कुछ लिहाज ही नहीं है। अब नीची जमात में नहीं हो तुम अब 8वीं जमात में हो। जमात का अर्थ है कक्षा, क्लास। तुम 8वीं कक्षा में हो, मुझसे एक दर्ज नीचे हो। मैं 9वीं में हूँ तो 8वीं में है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था, बड़े भाई साहब उदाहरण देते हैं, एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते। जो तालुका स्तर के क्या होते हैं, अधिकारी। एक ज़माना था, एक ज़माने में 8वीं पास होने के बाद आदमी तहसीलदार बन जाता था, नायब तहसीलदार। मैं कितने ही मिडल चो को जानता हूँ, यानी कि अधिकारियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर यानी कि नेता और समाचार पत्रों के संपादक हैं। 8वीं जमात वाले, 8वीं कक्षा जिन्होंने पास की, वो बहुत सारे नेता हैं, कुछ समाचार पत्रों के संपादक हैं,
और बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। यानी कि बड़े बड़े विद्वान जो है वो उनके यहाँ मातहती करते हैं, नौकरी करते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में, उसी 8वीं कक्षा में आकर बाजारी लौंडों के साथ पतंग खेल रहे हो, बाजारी बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। यानी कि बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि तुम कम अकल जो है बिल्कुल कम है, इस बात पर मुझे दुख होता है कि तुम इन बाजारी लौंडों के साथ जो काम धाम नहीं करते हैं, बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं, उनके साथ तुम क्या कर रहे हो, पतंगबाजी कर रहे हो, अपना समय ज़ाया कर रहे हो। तो इससे मुझे दुख होता है, मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर बिल्कुल दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम्हारा ध्यान है अभ्यास में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहन वो ध्यान किस काम का जो आत्मगौरव की हत्या कर डाले। कुछ आत्मगौरव जो है वो तो होना चाहिए। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ भाई साहब के 1 दर्जा 1 क्लास नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। यानी कि मुझे, बड़े भाई साहब कह रहे कि मुझे तुम्हें कहने का कुछ हक नहीं है, अधिकार नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता होगा मैं निचले दर्जे में, तुम निचले दर्जे में हो 8वीं में और मैं 9वीं में हूँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे कुछ कहने का हक नहीं, अधिकार नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, इतना ध्यान में रखना है। बड़े भाई साहब जो छोटे भाई साहब को कह रहे थे कि तुम्हें लगता होगा कि मैं 9वीं में हूँ तो 8वीं में है, मैं फेल हो गया तो पास हो गया था 2 साल से, यानी कि तो पास हो रहा है, मैं तो उसी कक्षा में रह रहा हूँ। तो मैं ऐसा, तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा होगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। लेखक के बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। लेखक के बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरी कक्षा में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है। यानी कि परीक्षा अगर इसी तरीके से अगर होंगी, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर पास होंगे अव्वल नंबरों से, तो तुम अगली साल तुम मेरी जमात में, मेरी कक्षा में आओगे, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। यानी कि हम दोनों एक ही कक्षा में रहेंगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है। तू और मैं एक ही कक्षा में बैठेंगे, ये इसमें कुछ ये नहीं है, शर्म की बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, तजुर्बा का अर्थ है अनुभव, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
तुम चाहे एमए और डिफिल और डिलीट ही क्यों न हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। तुम्हारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी, हमारी अम्मा ने कोई दर्जा जो है वो यानी कि कोई कक्षा नहीं पढ़ी और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के 5वीं 6ठी कक्षा के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को यानी कि उसके माता पिता को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। यानी कि उसके माता पिता को लेखक और बड़े भाई को समझाने का अधिकार रहेगा। उन्होंने तो पढ़ाई पूरी नहीं की, फिर भी उनको हमें समझाने का अधिकार है, क्योंकि हमें उन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। केवल इसलिए नहीं कि हमारे वो जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा अनुभव है, तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए 8वें हेनरी ने, और आकाश में कितने नक्षत्र यानी कि तारे हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो। माताजी को हेनरी कौन है, उसने कितने विवाह किए हैं, आकाश में कितने तारे हैं, नक्षत्र है, यह बातें माता पिता को नहीं मालूम होगा। लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। ऐसा बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को कह रहे हैं कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं भी है हमारे, तो भी उनको एक तजुर्बा है, अनुभव है। उनको पता नहीं है कि हेनरी के कितने ब्याह हुए, आकाश में कितने तारे, ये बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें है, हमसे और तुमसे ज़्यादा अनुभव जो है वो उनको है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, यानी कि तुम घबरा जाओगे। जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम घबरा जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो फिर किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। बदहवास का अर्थ है बेहाल। वो बेहाल नहीं होंगे तुम्हारी जगह अगर रहेंगे तो घबराएंगे नहीं, वो तार भी नहीं करेंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर, यानी कि क्या दुख है ये पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें अगर सफल नहीं हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। मोहताज का अर्थ है दूसरों पर आश्रित। हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं पैसे पैसे के लिए। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई के मुंह चुराने लगते हैं, यानी कि धोबी से कपड़े धोना, नाई से बाल कटवाना, उसके लिए पैसे लगते हैं, तो उनका खर्च देने के लिए हम मुंह चुराने लगते हैं, उनसे दूर भागने लगते हैं, पैसे नहीं होते तो। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। 9 आदमियों का परिवार जो है वो दादा ने
चलाया है, उन्होंने परिवार का पालन पोषण किया है। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। देखो, बड़े भाई साहब जो है अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं कि अलग अलग उदाहरण देते हैं। अपने दादा यानी कि अपने पिताजी का उदाहरण देते हैं, और हेडमास्टर जी का उदाहरण देते हैं। हेडमास्टर जो है वो हर महीने 1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम यानी उनके घर की व्यवस्था जो है वो उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद का घर इंतज़ाम करते थे, पूरा खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार थे। जब से उनकी माजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। पहले वो खुद अपना घर चलाते थे, व्यवस्था करते थे, लेकिन कर्जे में डूबे रहे, और फिर बाद में माताजी ने जो घर की व्यवस्था है, घर का प्रबंध है, वो अपने हाथ में लिया, और जैसे घर में लक्ष्मी आई है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो, ये गर्व जो है वो तुम्हारे दिल से निकाल डालो, अहंकार निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलो, यानी कि मुझे देखने के बाद तुम दूसरे रास्ते पर मत जाओ। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं देखो थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। लेखक के बड़े भाई कह रहे हैं कि अपना हाथ दिखाकर वो कहने लगे कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, यानी कि विषैली मेरी बातें लग रही है तुम्हें, मुझे पता है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं इनकी एक नई कल्पना के साथ मैं बिल्कुल नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता यानी छोटेपन। मुझे छोटेपन का अनुभव हुआ उनके सामने, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, आदर उत्पन्न हुआ। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। यानी कि लेखक की आंखों में पानी आ गया, और लेखक कह रहे हैं कि हरगिज नहीं, हम आपका लिहाज रखेंगे, आपका आदर करेंगे। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, जो कुछ आदेश दे रहे हैं, वह बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। ऐसा लेखक कहने लगे कि बड़े भाई साहब, आपको ही अधिकार है मुझे डांटने का, आपका आदेश हम मानेंगे। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। इतना कहने के बाद बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगाया और बोले, मैं कनकों उड़ाने को मना नहीं करता, यानी कि मैं पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, मुझे भी पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूँ पतंग उड़ाना, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? अगर मैं ऐसे ही कनकों उड़ाता चलूँगा तो तुम भी कनकों पे उड़ाओगे। इस तरीके से हम बेराह अगर चलेंगे तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं मैं? तुम्हें कैसे सिखाऊं मैं? अभ्यास कैसे करना होता है? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। यह कर्तव्य मेरे सिर पर है कि बड़े भाई ने अभ्यास करना चाहिए, और छोटे भाई को भी एक आदर्श जो है वो देना चाहिए। इसलिए मैं कनकों नहीं उड़ाता हूँ, ऐसा लेखक को बड़े भाई कहते हैं। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा
हमारे ऊपर से गुजरा। लेखक कह रहे हैं कि एक कटा हुआ जो पतंग है, कटा हुआ पतंग कनकवा लेखक के ऊपर से दिखा, गुजरा। उसी डोर उसकी डोर लटक रही थी, उस पतंग की डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, यानी कि कुछ बच्चे जो है वो दौड़े चले आते थे उस पतंग को पकड़ने के लिए। भाई साहब लंबे हैं, उनकी उनकी हाइट जो है वो बड़ी थी। उछलकर उसकी डोर पकड़ ली भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने उसकी जो डोर है वो पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और बड़े भाई साहब जो है वो बेतहाशा होकर हॉस्टल की तरफ दौड़े थे। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो यहाँ पर जो लेखक की जो खेलने की जो रुचि है वो खेल के प्रति बहुत थी, यह हमें इस पाठ से दिखता है। और उनको लेखक छोटे भाई हैं, लेखक के ऊपर अच्छे संस्कार करने के लिए बड़े भाई साहब पढ़ने में रुचि लेने के लिए उनको इस तरीके से कहते हैं। और इस तरीके का जो प्रसंग है वो प्रेमचंद जी ने इस पाठ में रखा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अगर कुछ समस्या हो तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।